और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों पर। भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर सरकार का फोकस है। देखिए, कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में क्रियान्विति में तेजी लाने के निर्देश यहां पर दिए गए। किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत यहां पर लाभ मिलेगा। 5,500 फार्म पॉन्ड, 3,000 कृषकों को पाइपलाइन का लाभ मिलेगा। दरअसल 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता राशि भी यहां पर मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा नहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण, 2,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां, 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना और 3,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता मिलेगी। पूरी मदद यहां पर करी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कृषि और औद्योगिक सचिव राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और किस तरह से किसानों के हित में है ये वो हम आपको लगातार बता रही हैं और कैसे कैसे किसानों को यहाँ पर फायदा होगा, किस तरह से सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि जो नहरी क्षेत्र में वहां पर 500 डिग्गियों, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण, 2,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयां, 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना होगी। 3,000 किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता मिलेगी। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कृषि और औद्योगिक सचिव राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस और किस तरह से किसानों के हित में ये तमाम घोषणाएं। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अब 2 सत्र होंगे। केस फाइलिंग, सुनवाई के तरीके सहित अन्य विषयों में बदलाव हुए हैं और ये बदलाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आंशिक कार्य दिवस, अवकाश इत्यादि की संख्या 95 दिन से अधिक नहीं होगी। इसकी अवधि अवकाश न्यायाधीश की जगह न्यायाधीश शब्द का होगा प्रयोग। साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पेश करने, सुनवाई के संबंध सहित अन्य विषयों में भी आंशिक बदलाव। आपको बता दें कि संशोधन के संबंध में नया गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2024 यहां पर लागू हुआ। 2013 के अधिनियम को संशोधित करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट अधिनियम लाया गया है और इस अधिनियम के तहत जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। और इस पे अगर जानकारी दें तो देखिए, आंशिक कार्य दिवस, अवकाश इत्यादि की संख्या 95 दिन से अधिक नहीं होगी। अवकाश न्यायाधीश की जगह न्यायाधीश शब्द का प्रयोग होगा। साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पेश करने, सुनवाई के संबंध सहित अन्य विषयों में भी आंशिक बदलाव देखने को मिला है। संशोधन के संबंध में नया गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2024 लागू हुआ है। दरअसल 2013 के अधिनियम को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नया अधिनियम यहाँ पर लाया है। सरकारी नौकरियों में पात्रता मानदंडों को बीच में नहीं बदला जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए जुलाई 2023 में फैसला सुरक्षित रखा था। राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादकों की भर्ती से ये पूरा प्रकरण था और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने प्रकरण संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया था और इस पूरे प्रकरण में संविधान पीठ ने सुनवाई की और आज महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बीच में पात्रता मानदंड बदलने को गलत बताया है। इसमें सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सामने आया और फैसला क्या है वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल सरकारी नौकरियों में पात्रता मानदंडों को बीच में नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट में ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए जुलाई 2023 में फैसले को सुरक्षित रखा था। राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादकों की भर्ती से संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने प्रकरण में जो है संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया था। प्रकरण में संविधान पीठ ने सुनवाई की और आज महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बीच में पात्रता मानदंड बदलने को गलत बताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का फैसला।
डमी प्रवेश दिखाने वाले 21 स्कूलों की मान्यता खत्म। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। कक्षा 2 और 12 की कक्षा 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की कक्षा में 75% उपस्थिति जरूरी बताई है। इन स्कूल पर फर्जी उपस्थिति दिखाकर परीक्षा में प्रवेश देने का आरोप था। शिकायतों के बाद 3 सितंबर को स्कूल में सीबीएसई का आकस्मिक छापा और इन स्कूल में माध्यमिक कक्षाएं चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी। दिल्ली की अगर बात करें तो 16 और राजस्थान की 6 स्कूल की मान्यता यहां पर समाप्त हुई है। इन स्कूलों की माध्यमिक कक्षाएं अब सीबीएसई से संबंध नहीं है। जानकारी आपको दे दें, यहां पर आकस्मिक छापा मारा गया था और उसके बाद क्योंकि पहले भी इन स्कूल को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद देखिए ये कार्रवाई यहां पर हुई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षा में 75% उपस्थिति जरूरी बताई गई है और इन स्कूल्स पर फर्जी उपस्थिति दिखाकर परीक्षा में प्रवेश देने का आरोप है। शिकायत के बाद 3 सितंबर को स्कूल में सीबीएसई का आकस्मिक छापा देखने को मिला। इन स्कूल में माध्यमिक कक्षाएं चलाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नजर नहीं आई। दिल्ली के 16 और राजस्थान के 6 स्कूल की मान्यता समाप्त हुई है। इन स्कूलों की माध्यमिक कक्षाएं अब सीबीएसई से संबंध नहीं है। यूपी के अंतरिम डीजीपी को किया जा सकता है नियमित। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। योगी कैबिनेट ने डीजीपी के चयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों की अगर बात करें तो नए नियमों के अनुसार 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार को मौका दिया जा सकता है। 2 साल की अवधि के लिए डीजीपी का पद संभालने का ये मौका उन्हें मिल सकता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी के रूप में चुनती है तो वो अपने निर्धारित सेवानिवृत्ति की बजाय 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। यानी कि बदलाव भी यहाँ पर उनके सेवानिवृत्ति में देखने को मिल सकता है। दरअसल डीजीपी के चयन के लिए जो नए दिशा निर्देश है वो यहाँ पर जारी की है। नए नियमों के अनुसार 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार को मौका यहाँ पर दिया जा सकता है। 2 साल की अवधि के लिए डीजीपी का पद संभालने का ये मौका उन्हें मिल सकता है और अगर उत्तर प्रदेश सरकार प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी के रूप में चुन लेती है, उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो वो अपने निर्धारित सेवानिवृत्ति की बजाय 30 नवंबर 2026 को अपनी सेवा से निवृत्त होंगे। फर्जीवाड़े पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल का बड़ा एक्शन। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों पर कार्रवाई। पिछले सालों में हुए कुल 8 चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं। हाई लेवल की मंजूरी के बाद काउंसिल रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल ने आदेश दिए हैं। आदेश के बाद काउंसिल के रिकॉर्ड से डॉक्टर शुभम गुर्जर, डॉक्टर इंदिराज सिंह गुर्जर, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर नफीस खान, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह गुर्जर, डॉक्टर अभिषेक कुमार और डॉक्टर शेख आरिफ इकबाल का नाम हटा दिया गया है। इन सभी चिकित्सकों ने अलग अलग देशों से मेडिकल की स्टडीज की थी, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन नियम अनुसार प्रक्रिया की बजाय इन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनवाए थे। फिर इन दस्तावेजों के आधार पर मिली भगत करके आरएमसी में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ जल्द ही पुलिस में एफआईआर भी दर्ज होगी। अब इन डॉक्टर्स की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग देशों से अपनी मेडिकल की स्टडीज को कंप्लीट करके वापस भारत आए, लेकिन नियम अनुसार जो प्रक्रिया होती है इसे इन्होंने सही तरह से नहीं निभाया। दरअसल उस नियमानुसार प्रक्रिया को निभाने की बजाय इन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनवा लिए और फिर इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिली भगत कर आरएमसी में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ जल्द ही पुलिस एफआईआर भी दर्ज करेगी। रेलवे की डबल डेकर कार्गो लाइनर्स वंदे कार्गो ट्रेन चलाने की तैयारी है। आपको बता दें कि बेली फ्रेट कंसेप्ट के आधार पर डबल डेकर कार्गो ट्रेन बनाई जा रही है। इसमें ऊपरी हिस्से में 46 यात्री बैठेंगे। निचले हिस्से की बात करें तो 6 टन सामान होगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ डबल डेकर कार्गो ट्रेनें ट्रायल के लिए बनकर तैयार है और एक कार्गो लाइनर कोच की लागत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। शुरू में कुछ मार्गों पर 16 से 20 कोचों की 2 ट्रेनों का ट्रायल यहां पर किया जाएगा और लागत की बात करें तो 5 करोड़ लागत करीब इसकी बताई जा रही है। साथ ही अगर इसके ऊपरी हिस्से की बात करें तो 46 यात्री इसमें बैठेंगे। निचले हिस्से में 6 टन सामान और सूत्रों के मुताबिक कुछ डबल डेकर कार्गो ट्रेन ट्रायल के लिए बनकर तैयार भी हो चुकी है। अब एक कार्गो लाइनर कोच की लागत यहां पर 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि शुरू में कुछ मार्गों में 16 से 20 कोच की जो 2 ट्रेन है उनका ट्रायल यहां पर किया जाएगा और अगर वो सफल हो जाती है तो आगे के लिए ये अच्छी जानकारी होगी।
द हिंदू के चुनाव कार्यक्रम में रांकंपा नेता सुप्रिया सुले से संवाद। राजनीति से रिटायर नहीं होंगे शरद पवार, सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि लगातार ये बात सामने आ रही थी शरद पवार को लेकर कि राजनीति से रिटायर हो सकती हैं, लेकिन सुप्रिया सुले से संवाद जब हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि राजनीति से रिटायर नहीं होंगे शरद पवार, सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अजीत पवार चाहते थे शरद पवार रिटायर हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अब अजीत पवार के साथ तालमेल की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अदालती लड़ाई, चुनाव आयोग और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर, आयकर के मामलों की लड़ाई अब पार्टी के लिए रोज की बात बन चुकी है। लगता है एक अदृश्य शक्ति सामने है। समर्पण करें या फिर इससे लड़े। चुनाव लड़ने के लिए 1600 आवेदन मिलने के बाद बनती है आस और महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में भी अच्छा समर्थन मिला था। ये इस बात का संकेत है कि गद्दारों को पसंद नहीं करते हैं मतदाता। शरद पवार की बेटी है बारामती की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले। जब उनसे संवाद किया गया तो उन्होंने ये साफ कर दिया शरद पवार को लेकर, क्योंकि कयास ये थे कि शायद राजनीति से भी वो अलविदा कह दी। राजनीति को अलविदा कहकर, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ने की बात लगातार सामने आ रही थी, तो ऐसे में संवाद के माध्यम से उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजनीति में रहेंगे लेकिन चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म रोग से परिंदों की मौत। झील में अभी तक करीब 750 देशी और विदेशी परिंदों की मौत की जानकारी यहां पर मिली है। विदेशी परिंदे हैं जिनकी मौत की जानकारी हम आपको दे रही हैं। 28 और 31 अक्टूबर को सबसे ज्यादा परिंदों की मौत हुई थी। अभी तक 235 असहाय परिंदों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू सेंटर में इलाज के दौरान 126 परिंदों ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू सेंटर में उपचार के बाद झील में 39 परिंदे छोड़ दिए गए हैं। झील में 6 नवंबर को छोड़े गए 38 देशी विदेशी परिंदे और रेस्क्यू सेंटर में अभी भी 53 परिंदों का उपचार चल रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने एडवाइजरी जारी की है। मृत पक्षियों को जलाकर और झील से दूर निस्तारण की सलाह यहां पर दी गई। साथ ही आसपास के गांव के घरेलू पक्षियों का प्रवेश रोके जाने की सलाह यहां पर दी गई है। बीमार पक्षियों को बचाने, लक्षण अनुसार उपचार करने की सलाह दी है। इसके अलावा आपको जानकारी ये भी दे दें कि अभी भी रेस्क्यू सेंटर में 53 परिंदों का उपचार चल रहा है। सलाह यहाँ पर लगातार दी जा रही है। साथ ही झील के अंदर 6 नवंबर को 38 देशी विदेशी परिंदे छोड़ दिए गए हैं। और आपको बता दें कि रेस्क्यू सेंटर में इलाज के दौरान 126 परिंदों की मौत की भी जानकारी यहाँ पर है। रेस्क्यू सेंटर में उपचार के बाद झील में 39 परिंदे छोड़ दिए गए हैं और झील में 6 नवंबर की अगर बात करें तो 38 देशी विदेशी परिंदे छोड़े गए थे। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर में अभी भी 53 परिंदों का उपचार चल रहा है।